क्या हुआ? किसके लिए? मेरी भांजी के देखी हुई है, यहाँ पे ही थी वो भी पहले। कांग्रेचुलेशन। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। थोड़े को स्टार्ट करते हैं। सर आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? यस कटा सर। की आ रही है? कम आ रही सही है। है? सब्स्टिट्यूशन देखा था अपन ने, एक्सरसाइज 3.2 आई थिंक 3.2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे आप लोगों ने, या फिर 3.3? 3.3 सर 3.3 में डाउट है। कौन सा? सर फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड? ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम आई है? इसमें क्या प्रॉब्लम आई है? सर आवाज नहीं आ रही। सर वेज निकल पा रही। आंसर नहीं आ रहा। ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इसलिए इसकी वैल्यूज नहीं निकलेगी है ना। सर फिर लास्ट में क्या लिखना है? इसमें यही लिखना है a1/a2 ये निकाल, ये चेक कर देना कि a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 इक्वल टू 1/3, c1/c2 इक्वल टू 1/3। फिर लिखेंगे अपन सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देयरफॉर द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना, तो आगे सॉल्व नहीं करना, यही तक छोड़ना है। सर इसमें अगर वैल्यूज अपन निकाल, हाँ बोलो। सर इनफाइनाइट तो 8 की कोई सी भी वैल्यू मतलब अज्यूम कर सकते हैं ना? हाँ, कोई एक निकाल सकते हो जो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, लेकिन एक निकालने का कोई सेंस नहीं है ना। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी निकालना है अपने को सॉल्यूशन। एक निकाल सकते हो, एक के दो भी निकाल सकते हो भाई। जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, वो दूसरी को भी करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 1,0.1 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, तो वो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को भी कर रहा है। इस तरीके से कई सारे पॉइंट हो जाएंगे जो फर्स्ट लाइन पे है वो सेकंड पे भी होंगे। ठीक है ना। तो आपको ये भी थोड़ी ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है ना, डायरेक्ट करना मत। एक बार आप लोग क्या करना, वैसे तो जब भी सॉल्यूशन पूछेगा तो यूनिक सॉल्यूशन वाले ही होंगे, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार रफली चेक करके देख लेना कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो डायरेक्ट पता चल जाता है अपने को देखते ही। अगर ये है तभी अपन क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे, अदरवाइज कंडीशन लिखेंगे कि किस कंडीशन की वजह से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है ना। ओके सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिख देंगे। और कोई डाउट है इसमें? नो सर। 3.3 में बोलो। 3.3 में और किसी को क्वेश्चन किया करो सब लोग यार, क्वेश्चन करोगे तब ना डाउट आएंगे, क्वेश्चन करते ही नहीं हो तो कैसे डाउट आएंगे? फिर बाद में पूछोगे तुम लोग। क्वेश्चन किया करो सबसे। मैं देखो, बाद में पूछने का मतलब ये है कि एक बार तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, फिर क्लास में बता दिया गया, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, तुम क्लास में पूछते नहीं हो, फिर बाद में अपनी मर्जी होगी तब एक्सरसाइज करोगे 4-5 दिन के बाद, तब भी तुम्हें टाइम मिलेगा अपनी सहूलियत के हिसाब से, फिर पूछोगे। ये गलत बात है। जो चल रहा है ना करंट,
क्लास सर में, एक उसको बार कवर करते क्वेश्चन चलो। थर्ड का फोर्थ बताओ ना। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ देखते हैं। बोल रहा है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with charge of the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इसने बोला है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो चार्ज लग रहा है, सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट कैसे? सर मतलब 10 ये है किलोमीटर ना की निकाल, 10। यस सर, 105 में 10 का डिवाइड देखिए। नहीं लेकिन दोनों में सेम थोड़ी आ रहा है। फिर 15 को 155 से डिवाइड करोगे तो फिर कितना आ रहा है? फिर कितना आ रहा है? 155 को डिवाइड करो 15 से, कितना आ रहा है? सर 0.2 का फर्क है बस। सर 15 से फर्क है ना 10.3 आ लेकिन। रहा है, उससे 10.5 आ रहा है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. अच्छा, एक तो फिक्स चार्ज है और डिस्टेंस कवर करने के लिए चार्ज है। समझ नहीं रहे हो इस क्वेश्चन को? एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, क्योंकि इसमें बोल रहा था टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। कुछ तो फिक्स चार्ज है कि आप जैसे ही टैक्सी में बैठोगे वो फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, कुछ भी x रुपीज मान लो, ठीक है ना, वो चार्ज तो लगना ही लगना है। इसके बाद में अलग चार्ज दे रखा है अपने को, ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस के लिए चार्ज दे रखा है विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपए है। तो आपको x और y दो चीजें निकालनी पड़ेगी, लेकिन x और y किसको माने? x तो फिक्स चार्ज मान लेंगे। देखो एक बार, जो थर्ड का फोर्थ है। सर ये फिक्स चार्ज कितने किलोमीटर का है? हाँ? क्या हुआ? सर फिक्स चार्ज है ना जो कितने किलोमीटर के लिए है? फिक्स चार्ज तो फिक्स है, वो तो लगना ही लगना है। एक भाई आप टैक्सी बुक करने के बाद उसमें बैठो और 0 किलोमीटर भी चलोगे तब भी वो फिक्स चार्ज तो लगेगा। मिनिमम चार्ज है वो, मान लो 10 रुपए 15 रुपए कि ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, इसके बाद तुम डिस्टेंस चलोगे उसके हिसाब से लेता हूँ ना, इस तरीके से है। तो फिक्स चार्ज तो लेना ही लेना है, 10 रुपए 5 रुपए जो भी है। इसके बाद में अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 105 रुपए हो जाएंगे, 15 किलोमीटर चल रहे हो तो 155 रुपीज हो जाएंगे। अब अपने को समझ देखना है कि क्या है इसका सीन। चार्ज पेड इज मतलब टोटल बता रहा है फिर, है ना। तो अपन ये समझते हैं, देखो समझो इस बात को, सब लोग ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कुछ तो फिक्स चार्ज लगता है और डिस्टेंस चलने के बाद में कुछ अलग से चार्ज लगता है। तो ये बोल रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर चल चुका है ना, तब उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 105 रुपए। अब ये जो 105 रुपए है इसमें फिक्स चार्ज और जो 10 किलोमीटर चलने का चार्ज है वो दोनों ऐड करके फिर बता रहा है 105 रुपए। देखो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, यानी कि दोनों चीजें हैं इसमें, फिक्स चार्ज प्लस जो 10 किलोमीटर चला है उसका चार्ज, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि अगर 15 किलोमीटर चलता है तो फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर चलने का चार्ज 155 रुपीज है। तो अपने को बताना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हर किलोमीटर का चार्ज भी बताना है। तो समझो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज। फिक्स चार्ज को कितना मान लिया? सब ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। फिक्स चार्ज को कितना रुपए मान रहे हैं अपन? x रुपीज, ये तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। और अब बताता हूं मैं एंड चार्ज ट्रेवलिंग चार्ज फॉर पर किलोमीटर, चार्ज फॉर ट्रेवलिंग चार्ज बोलो इसको ना, एंड ट्रेवलिंग चार्ज फॉर पर किलोमीटर।
यानी कि इसके बाद में हर किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है वो कितना है, 5 रुपीज लग रहे हैं। तो एक बात बताना मेरे को कि अगर कोई पर्सन 1 किलोमीटर चलता है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? 1 किलोमीटर चलता है तो x प्लस वाई, और X अगर 2 plus किलोमीटर चलता है तो x plus 10y x plus 2y 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए X बोलो। x plus 2y x plus 2y और 5 किलोमीटर के लिए 5 X X किलोमीटर plus के लिए 5y x प्लस 5y। 10 किलोमीटर के लिए X plus x 10y plus 10y x प्लस 10y, और x प्लस 10y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 105. 105 5 rupees 105 रुपीज है ना। और 15 किलोमीटर कितने, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 15 किलोमीटर के लिए? 155 x plus 15y X plus 15y इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे अपने पास, x और y में 2 इक्वेशन बन जाएगी है ना। yes गिवन दैट टोटल चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर आर 10 किलोमीटर के लिए तो है 105 रुपीज एंड 155 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। इवन दैट टोटल चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज, ये है। ठीक है। देयरफॉर इस इक्वेशन से अपन बना सकते हैं कि x प्लस 10y फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चलने का चार्ज कितना है 105, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसके बाद में सॉरी x प्लस 15y equals to 155 इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं। आप लोग कर लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा ना। यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा है फिर। ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। यहां से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख रहा हूँ। इससे x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर करना है। इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 105 minus 10y minus माइनस 10y 10y। ठीक है। प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है। तो कितना आ गया? ये आ गया। इसको उधर ले जाता हूँ 105 को, और ये बच जाएगा इधर 5y, ये आ जाएगा 155 माइनस 105। तो दैट इज 5y इक्वल टू 50 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 रुपीज। यानी कि हर किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपए है। x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 1 में रख दो, है ना। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देंगे ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी तुम रखना चाहो, है ना। तो यहाँ पे रख देंगे x प्लस 10 इक्वल टू 105, x प्लस 100 इक्वल टू 105। तो इसका मतलब 5 रुपए मिनिमम चार्ज है। ठीक है। 5 रुपए तो फिक्स चार्ज है। उसके बाद हर किलोमीटर चलने का चार्ज कितना है 10 रुपए, 10 रुपए और पर किलोमीटर। ठीक है ना। ये फिक्स चार्ज है। अब देख लो आप सर आगे ना, चेक कर। सर आगे हाँ। 25 किलोमीटर भी गिवन है, अच्छा निकालना है। 25 के लिए निकालना है तो हो जाएगा ना। यस सर। सर और इसको 25 को 10 से इंटू कर देंगे ना। हाँ, फॉर 25 किलोमीटर जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर चार्जेस जो है वो कितने हो जाएंगे x प्लस 25 इंटू वाई। 25 बाय
y कितना है 250 10 है, तो कितने रुपए हो गए 255 रुपीज, 255 ठीक है ना। सर इसका इस सेकंड तरीके वाला का है ना उसकी, क्या हुआ, सर इस क्वेश्चन का सेकंड वाला भी नहीं आ रहा। मतलब सर फोर्थ का सेकंड। अच्छा फोर्थ तो क्वेश्चन ही नहीं है, थर्ड का सेकंड पूछ रहे सर हो, थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड पूछ रहे हो, अच्छा ठीक है बताता हूँ, इसको नोट करो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यस सर। yes sir Yes. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं 5 सेकंड बाद। देखो सेकंड पार्ट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बताया तुम लोगों को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, यस सर। yes Yes, sir sir. बोलो। यस सर। हाँ तो बताओ। Complementary जिनका sum 90 डिग्री होता है, sir supplementary जिनका sum कॉम्प्लीमेंट्री 180 जिनका डिग्री 90 होता है, सप्लीमेंट्री जिनका 180 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम टोटल 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और 180 होता है तो सप्लीमेंट्री। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि दो एंगल है सप्लीमेंट्री है, एक्स वाई, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, ठीक है, एक्स एंगल बड़ा है वाई छोटा है, और एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, अगर एक्स और वाई दो एंगल है जो सप्लीमेंट्री है तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि अगर मैं एक्स को बड़ा मान लूं तो जो बड़ा वाला है एक्स वो वाई से कितना बड़ा है, 18 18 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, छोटे yes वाले में sir ही ऐड करोगे तभी इक्वल होंगे, तो दो इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास में, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, जहां पे x को अपन ने बड़ा माना है, ठीक है, तो निकल जाएगा, फिर इससे हो जाएगा क्या विश्वजीत, यस सर। बोलो पक्का या बताऊं, सर हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएगी, x को बड़ा मान लिया अपन ने, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये तो प्रॉपर्टी अगर पता है तब निकाल पाएंगे ये वाली चीज, तो अपन कि सप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलते हैं। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अगर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री आता है सी से और सप्लीमेंट्री आता है एस से, 90 पहले आता है या 180 पहले आता है, जो पहले आता है वो पहले वाला 90 पहले आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एस बाद में आता है तो 180 हो जाएगा उनका सम, ठीक है भाई, काउंटिंग में 180 बाद में आता है और जो अल्फाबेट होते हैं उसमें एस बाद में आता है, तो ये इसके साथ एसोसिएट होगा, सी जो है वो 90 के साथ एसोसिएट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। और कोई डाउट है इसमें,
बोलो। इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट है क्या आप लोग को? नो सर। ट्यूशन व्यूशन किया करो तुम लोग, है ना, साथ में कर लिया करो ताकि पता चल जाए। अब देखते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड अब देखेंगे अपन। एल्जेब्रिक में सेकंड, है ना, एक ग्राफिकल देखा है, एक सब्स्टिट्यूशन देख लिया अपन एल्जेब्रिक में पहला, अब सेकंड देख रहे हैं एलिमिनेशन, इसके बाद देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन वाले में अपन करते थे कि किसी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते थे फर्स्ट से या सेकंड से और दूसरी में रखते थे, ठीक है, तो उससे वो नंबर क्या है सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक तरीके से। अब यहाँ पे एलिमिनेशन में अपन क्या करते हैं, इक्वेशन में वैल्यू नहीं निकालते हैं, ऐसा कोशिश करते हैं कि x और y या तो x या तो y के कोफिशिएंट जो है ना दोनों में वो सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस बार भी अपने को गायब करना है किसी एक को, भाई जब भी दूसरा निकल पाएगा, ठीक है। तो we will try to equate the make the coefficient equal and then subtract, है ना। जैसे एग्जांपल करते हैं अपन, कोई क्वेश्चन, कोई भी रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे डायरेक्ट। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7, थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, देख सकते हैं अपन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 से, है ना। ये दो इक्वेशन है अपने पास। सर हाँ बोलो। सर अगर a1/a2 c1/c2 के तो इक्वल है और b1/b2 के इक्वल नहीं है तो भी वो यूनिक ही होगा ना। हाँ बताया था मैंने कि अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है तो c1/c2 को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये दो इक्वेशन है, अपने को करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करते हैं यहाँ पे, मेरे को या तो x के कोफिशिएंट इक्वल बना दूं, या इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं इसको भी, ये दोनों इक्वल बन जाए। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा x का कोफिशिएंट 6, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ में तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। ये तो हुआ x के कोफिशिएंट को इक्वल बना। अब आप बोलो कि नहीं मेरे को x का इक्वल नहीं बनाना कोफिशिएंट, y का इक्वल बनाना है, तो y का इक्वल बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है ना। फिर अपन उसको उस तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ बोलो क्या पूरी इक्वेशन होगी मल्टीप्लाई फिर? क्या हुआ? सर अगर x को मल्टीप्लाई कर रहे तो y नहीं होगा क्या फिर? नहीं, पूरी इक्वेशन ही होगी मल्टीप्लाई तो, ठीक है। तो अब अपन फर्स्ट स्टेप में करते हैं कि x का कोफिशिएंट इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 3 and इक्वेशन 2 with, किससे करना है इसको? 2 से। बोलो 2 2 से, क्योंकि x का कोफिशिएंट इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3 एंड इक्वेशन 2 विद 2 और लिखते हैं, फिर क्या होता है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, या तो कोफिशिएंट को अगर कांस्टेंट टर्म को अगर इक्वल टू के राइट साइड में रखे हो तो राइट ही रखना दोनों इक्वेशन में, अगर लेफ्ट रखना चाहते हो दोनों को तो दोनों को लेफ्ट में रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। या तो दोनों कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में रखना या तो दोनों कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में रखना, ताकि गड़बड़ होने के चांस कम रहे। राइट साइड में भी मल्टीप्लाई होगा क्या फिर? हाँ दोनों तरफ होगा, पूरी इक्वेशन मतलब पूरी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन sir. तभी होगी जब दोनों इक्वल है, ठीक है ना, वरना फिर वो इक्वल नहीं रहेंगे। एक पार्ट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये LHS तो बड़ा हो गया और ये छोटा रह गया, फिर इक्वल कहाँ रहे वो, है ना। आ रही बात समझ में विश्वजीत? यस सर। भाई दो इक्वल इक्वेशन का मतलब क्या है कि दोनों पार्ट इक्वल है, LHS और RHS। अगर आपने किसी एक टर्म में कोई नंबर ऐड कर दिया दूसरे में किया ही नहीं तो ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, ये वाला पार्ट छोटा रह गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, इसको नहीं किया तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, फिर वो इक्वेशन नहीं रहेगी ना। इसलिए जो भी काम होगा मल्टीप्लाई, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन वो दोनों पार्ट में होगा, LHS और RHS दोनों के साथ। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 2x 3y इक्वल टू 7। इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में, ठीक है ना। ये वाली स्टेप अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो अब आगे, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 10y, यहाँ हो जाएगा 18। अब करना है कि आपने को एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करना है या तो x को या तो y को, और यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों के इक्वल है। तो अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट कब करना पड़ता है और डायरेक्ट कब ऐड कर सकते हैं, इस चीज को समझना अच्छे से। भाई मेरा काम है कि जो कोफिशिएंट मैंने इक्वल बनाया है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 6x में से 6x गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का टर्म गायब। बोलो यस ठीक सर। है। यस सर। अब क्या काम Yes. कर रहे हैं अपन, ये इस इक्वेशन को बोल दो 3, इसको बोल दो इक्वेशन 4। कब ऐड करना पड़ता है डायरेक्ट और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं? भाई यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, +6 और +6। तो अगर तुम 6 और 6 को ऐड कर दोगे तो 12 बन जाएंगे, लेकिन 0 करना है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब लिख देते अपन, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि अपन ने जब पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखा था तब भी किया था, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। 6x में से 6x कितना बचा, 0x। 0 ये बचा 0। यहाँ पे कितना हो गया, ये प्लस है, 19 19 ये हो जाएगा 19y। इधर कितना है 3 3 है, तो y कितना आ गया, y कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 19। अब आगे का काम कुछ नहीं है, वापस से y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देना, y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी, ये काम आपको करना है आगे, है ना। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1 और x आपको निकालना है, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करना है। अब मैं बताता हूँ कि अगर y का कोफिशिएंट इक्वल बनाता मैं इसी इक्वेशन में तब कैसे करता, सेकंड मेथड है ना, सेकंड इसी का। इस बार मैंने x का कोफिशिएंट इक्वल बनाया था, अब मैं y का कोफिशिएंट इक्वल बनाना चाहता हूँ। ये कर लोगे आगे, y की वैल्यू 3/9 रख देना किसी भी इक्वेशन में, कर लोगे ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब देखते हैं
अब मेरे को करना है y का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, तो y पे फोकस करो। इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, जो इक्वेशन 1 है उसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, एंड जो इक्वेशन 2 है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। करता हूं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये वाली स्टेप स्किप कर रहा हूं इस बार। मल्टीप्लाई किया इसको 5 से, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 15y, ये हो जाएगा 35। नीचे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, कितना आ जाएगा? -15y। 15y, इसको 3 से किया तो 27। अब समझो बात को, यहां पे मेरे को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है क्या भाई? इसको गायब करना है मेरे को क्या? इसको भी तो डायरेक्ट ही ऐड कर दूंगा मैं, तो 15y और -15y जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे? फिर वो 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म। तो अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐड करना है यहाँ पे। समझ में आई बात? जब साइन अपोजिट होंगे तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। किसके साइन अपोजिट होंगे? जो आपने इक्वल बनाया है कोफिशिएंट, जिस टर्म का इक्वेशन आपने इक्वल बनाया है उसके साइन अगर अपोजिट है तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, ताकि वो गायब हो जाएगा। अगर साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर एक में से दूसरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन, इसको 5 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया, है ना। वैसे इसमें अब अपन इक्वेशन 5 और 6 को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? साइन चेंज करनी नहीं है, ऐड करना है तो बताओ। 19x, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, 0 बचा है यहाँ तो, और यहाँ कितना बचा है? ऐड करो, अरे 6 62। क्यों बचेगा? 62 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है ना। और इससे भी निकाल के देखते हैं, अगर अपन मान लो इक्वेशन 1 में रखता मैं, तो 2x प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाता 9/19, ये हो जाता 7। तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 19, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाता? कितना आएगा? 133 133 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अलग अलग कैसे आ रहा है? अभी 2 से भी डिवाइड करना है अभी, है ना। तो ये कितना बचेगा? 124 बचेगा डिवाइडेड बाय 19। अब इस 2 को भी डिवाइड करेंगे x निकालने के लिए इधर, तो आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 19, सेम आएगा, ठीक है ना। आना ही है सेम, एक ही क्वेश्चन के है तो, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो xy की एक ही वैल्यू आएगी। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड पे बेस भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग। एक्सरसाइज 3.4 ट्राई करेंगे, और सारे क्वेश्चन ट्राई किया करो। इसके बाद अपन देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर और एग्जाम्पल देख के समझा। आज तो टाइम हो गया, तुम लोग ट्राई करना। सर अभी तो है टाइम। दो एग्जाम्पल तो यहीं पे करवा दिया ना मैंने, 2 एग्जाम्पल तो इसी में करवा दिया। एक एग्जाम्पल तो x को इक्वल बना के करा है, और एक बार इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से किया ना। चलो इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन कर लेते। एलिमिनेशन मेथड में वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या? वेरीफाई की जरूरत ही क्यों है? वेरीफाई तो डायरेक्ट हो जाता है, एक्स वाई को एग्जाम्पल में कर रखा है। वेरीफाई कैसे सर वेरिफिकेशन कर रखा है एग्जाम्पल में। कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी रख के देख लेना, उस एक्स वाई की वैल्यू को इसमें भी रख के देख लेना, जरूरी नहीं है करना। वेरिफिकेशन पूछे तो बात अलग है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो। और क्वेश्चन किया करो सब लोग, केवल 3-4 बच्चे क्वेश्चन करते हैं, बाकी पता नहीं क्या करता था।
क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करोगे तब तक होगा। मैं यहाँ पे 10 एग्जाम्पल भी करवा दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा उससे, जब तक खुद से नहीं करोगे तुम लोग। देखो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये दो इक्वेशन है, दिख रही है अपने को यूनिक सॉल्यूशन देगी क्योंकि 5/2 और 7/8 आ रहा है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, साफ साफ दिख रहा है। तो किससे कर रहा है? एलिमिनेशन से कर रहा है। कोफिशिएंट इक्वल बनाने, x के इक्वल बनाना चाहोगे या y के? जल्दी से बताओ। सर एक्स के। y का इक्वल बनाने के लिए आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा बड़े से। तो क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हल्की सी बड़ी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? बताओ x के कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए। सर 2 से। इसको 2 से, इसको 5 से, ठीक है ना? इक्वेशन 1 को 2 से, यानी इक्वेशन 2 को 5 से। इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 10x, ये कितना हो जाएगा? 14y, ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 18 0। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, 0 10 10x 40 40y 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा? बोलो। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0 हो गया। यहाँ कितना बचा? -14 और 14 कितना बचा है? -26। यहाँ बचा है -23। ठीक है, 23 इसको इधर ले जाओ और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -23 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है ना? y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस सर। सिंपल है एलिमिनेशन भी। इसको एलिमिनेशन क्यों बोला? क्योंकि अपन डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको हटाते हैं पहले, एक की उसकी वैल्यू रख के। यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है ना? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट मेथड को भी याद रखना। अगर पर्टिकुलर वैसे अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो तुम्हारी जो मर्जी है उस मेथड से कर सकते हो। अपने पास 3-4 टूल रहेंगे, 3 टूल रहेंगे बेसिकली, है ना? ग्राफिकल तो वो ग्राफ देगा उसके लिए, अगर नहीं देगा तो इनमें से एल्जेब्रिक में से कोई करना पड़ेगा। अगर वो पूछ लेता है कि एलिमिनेशन से ही करना है या सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, तो आपको वही मेथड यूज करना है, तब मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेगा दूसरे मेथड से करते हो। अगर स्पेसिफिक बोलता है कि इस मेथड से करना है तो उसी मेथड से करना पड़ेगा। तो सारे मेथड अपने को पता होने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो क्लास एंड करता हूँ और क्वेश्चन करके थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।